फिजिक्स मतलब क्या होता है, नेचर होता है। नेचर मतलब क्या होता है, हमारी सराउंडिंग। हमने देखा कि सराउंडिंग यानी नेचर किससे बनी है, मैटर से। मैटर में कौन होता है, एटम। एटम में कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल को छोड़ के कुछ भी नहीं है। उसमें से हमने देखा था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों पार्टिकल को क्या क्या है, मास है, मास के साथ साथ चार्ज भी है। उसके बाद में हमने देखा था कि ये वर्क एंड एनर्जी, इसका जो इंटर कन्वर्जन चलता है, इसके ऊपर हमारे नेचर की साइकिल डिपेंड करती है। ठीक है, तो एनर्जी मतलब क्या था, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क मतलब क्या था, एनर्जी इन फ्लो, मतलब व्हाइल एनर्जी चेंजिंग इट्स फॉर्म। वेरी गुड, द प्रोसेस जो होती है उसको बोला जाता है एज वर्क डन। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि डिफरेंट फिर क्वांटिटीज हमने डिराइव की। क्वांटिटीज आ गई तो उनको मेजर करना पड़ा। मेजर करना मतलब क्या करना, कंपेयर करना। मेजरमेंट मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो मेजर किया मतलब कंपेयर किया। कंपेयर करने के लिए रिक्वायरमेंट थी रेफरेंस स्टैंडर्ड की। फिर रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हमने बनाए थे उसको बोला गया यूनिट्स। फिर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ऐसी दो क्वांटिटी आ गई। कहाँ से आ गई, क्योंकि ये एसआई ने सजेस्ट किया था। अब ये एसआई क्या वनगढ़ है, सबसे पहले 3 सिस्टम ऑफ यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थी। कौन सी, एफपीएस, एमकेएस एंड सीजीएस। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड एंड सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। इनको रिजेक्ट करके पूरे वर्ल्ड ने एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो की है, दैट इज एसआई सिस्टम। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड उन्होंने जो मेथड हमें बोली है फिजिक्स पढ़ने की, वही हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने बोला था कि हमारे फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी, मतलब जितने भी फॉर्मूले आएंगे, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला होगा फंडामेंटल, दूसरा होगा डिराइव्ड। अब फंडामेंटल मतलब which do not depends upon any other quantity for its measurement। कितनी है फंडामेंटल, ओनली 7। कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वेरी गुड, ठीक है। हर एक का यूनिट हमने बनाया है। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वेरी गुड, ठीक है। देन लेंथ के लिए हमने सिंबल बनाया। क्या होता है लेंथ का, एल, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उनको नहीं होता है। ठीक है, मतलब डायमेंशंस में हम सिर्फ 5 क्वांटिटी के ऊपर फोकस करेंगे। कौन से, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में डिस्कशन शुरू किया था अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज में फर्स्ट क्वांटिटी आती है दैट इज एरिया। अब एरिया का अगर कोई भी फॉर्मूला लेंगे तो हर एक फॉर्मूले में क्या आता है, लेंथ इंटू लेंथ आती है। लेंथ इंटू लेंथ आ गई तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर इंटू मीटर। तो मीटर इंटू मीटर बनेगा मीटर स्क्वायर। लेंथ 2 बार आ रही है मतलब डायमेंशंस बनेंगे L2। उसके बाद में हमने सेकंड क्वांटिटी देखी थी दैट वाज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या आता है, 3 बार लेंथ आती है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब ये बनेगा मीटर का क्यूब। लेंथ 3 बार थी इसलिए डायमेंशंस क्या होंगे, L3। समझ में आ रहा है सबको अभी डायमेंशंस कैसे फाइंड करना है, वेरी गुड। उसके बाद में आता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस है मतलब मीटर, टाइम है मतलब सेकंड, तो यूनिट बना मीटर पर सेकंड। तो मीटर है मतलब लेंथ है L1, टाइम है डिनोमिनेटर में इसलिए क्या होगा ऊपर जाके t-1। ये हो गया डायमेंशंस फॉर स्पीड। उसके बाद में आती है वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी, मतलब यानी कि फॉर्मूला सेम रहेगा x अपॉन टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन है, लेंथ है। यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। उसके बाद में डायमेंशंस L1 t-1। एंड और एक देखा था दैट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट था मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एंड इसके डायमेंशंस थे L1 t-2। क्या थे, L1। एंड नेक्स्ट वन आता है विच इज कल के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट था दैट इज, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास आ गया मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मालूम है हमें, कहां से मालूम है, इसके पहले ही देखा था। क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब डायमेंशंस में मास एक बार आ रहा है तो m1, लेंथ एक बार है l1, टाइम 2 बार है डिनोमिनेटर में तो m1 l1 t-2 एंड इसी यूनिट को हमने बोला था न्यूटन। ठीक है, तो एरिया लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस L2, वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट मीटर क्यूब, डायमेंशंस L3, उसके बाद स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड, L1 t-1, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम मतलब मीटर पर L1 t-1, उसके बाद में एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L1 t-2, उसके बाद फोर्स मास इंटू यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर, एंड इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। डायमेंशंस होंगे L1 m1 t-2, L1 m1 t-2, L1 m1 t-2। तो देखो फोर्स के डायमेन्शन्स L1 m1 t-2, मी लिहिलंय m1 म्हणतोय L1, काही फरक पडत नाही, तुम्हाला t पहिले घ्यायचं तरी पण काही फरक पड़त नहीं, बट अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ मास टाइम इस सीक्वेंस लिखते हैं तो उसको LMT फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो फोर्स के डायमेंशंस L1 m1 t-2, न्यूटन के डायमेंशंस L1 m1 t-2, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डायमेंशंस L1 m1 t-2, वंस अगेन फोर्स के डायमेंशंस L1 m1 t-2, मास के डायमेंशंस असं नहीं, मास के डायमेंशंस m1, लेंथ के डायमेंशंस L1, देन एक्सेलरेशन के डायमेंशंस, अब सिक्वेन्स से किया तो एकदम आ रहा था है ना, सिक्वेन्स ब्रेक कर दी तो कन्फ्युजन हो रहा है। ठीक है, म्हणजे अजून थोडंसं आपल्याला वर्क करायची गरज आहे। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस L1 t-2, फोर्स के डायमेंशंस L1 m1 t-2, टाइम के डायमेंशंस T1, m1 ने T1, टाइम है तो T1। ठीक है, देन करंट के डायमेंशंस I1, करंट के डायमेंशंस I1। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर की नेक्स्ट क्वांटिटी शुरू करते हैं। फोर्स के बाद में क्या आता है? वर्क। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क मतलब बहुत डिस्कस किया वर्क के बारे में। ठीक है, अभी जो उसका बस फॉर्मूला चाहिए। वर्क बनेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बनेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स के बारे में तो हमें मालूम है कि फोर्स में कौन होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट बनेगा। अब मुझे पहले इसका यूनिट फाइंड करना है। देखो यूनिट के लिए मास मतलब कौन होगा? किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन होता है? लेंथ होती है, मतलब उसका यूनिट कौन होगा? मीटर होगा। यानी कि यहाँ पे जो यूनिट मुझे मिल रहा है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको अगर मैं m को अलग रखूंगा एंड kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने न्यूटन बोला था तो इसको मैं न्यूटन इंटू मीटर ऐसे भी लिख सकता हूं, एंड इसी न्यूटन इंटू मीटर को बोला जाता है जूल। देखो फिर वर्क का यूनिट क्या है? जूल। जूल इक्विवेलेंट है टू द न्यूटन इंटू मीटर, एंड न्यूटन इंटू मीटर का मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी वर्क है। तो वर्क के सारे यूनिट्स हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हे बघा मी काय म्हणतोय ना त्याच्यात वाद जाऊ नका, कळालं ना? तुम्हाला कन्सेप्ट माहिती आहे, फॉर्मूला माहिती आहे, स्टिक टू योर कन्सेप्ट। ठीक है, क्या होता है वर्क मतलब? फोर्स इंटू वर्क मतलब फोर्स इंटू वर्क मतलब फोर्स इंटू उसका यूनिट, पहला यूनिट जूल, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जूल। जूल इक्विवेलेंट टू द न्यूटन मीटर, एंड न्यूटन मीटर का मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से एक बार, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला रिक्वायरमेंट क्या क्या है? पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया, उसके बाद यूनिट, यूनिट के बाद में डायमेंशंस। देखो वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क मतलब व्हाट इज वर्क? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर इसका यूनिट, क्या यूनिट? जूल। जूल का मतलब न्यूटन मीटर, जूल का मतलब
न्यूटन मीटर का मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे आएंगे इसके डायमेंशंस। डायमेंशंस के लिए ये यूनिट भी हमें हेल्प कर सकता है। देखो यहाँ पे केजी आ रहा है, केजी किसका यूनिट है? मास का। केजी कितने टाइम से? 1 टाइम है। इसका मतलब यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, लेंथ 2 बार, केजी 1 बार है, मतलब m1। टाइम का स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि सेकंड्स का स्क्वायर है। सेकंड किसका यूनिट था? टाइम का। यानी यहाँ पे टाइम कितनी बार आएगा? 2 बार। कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। वही अगर ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा। आगे डायमेंशंस फॉर वर्क, तो वर्क के डायमेंशंस क्या हो गए? L2 m1 t-2। क्या है वर्क के डायमेंशंस? L2। ठीक है, आज देखो एक ही फॉर्मूला देखा है, कौन सा? वर्क। वो देखने से पहले हमारे पास क्या क्या है? पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हर एक क्वांटिटी का यूनिट है। लेंथ का यूनिट, मास का, टाइम का, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स का मोल, ल्युमिनस इंटेंसिटी, कॅन्डेला। सिक्वेन्स हुकली की सगळी गडबड। ठीक आहे, परत एकदा। लेंथ का युनिट मीटर, करंट का यूनिट वेरी गुड, मास का यूनिट, टाइम का, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। हर एक के सिंबल से लेंथ आ गया, मतलब वही क्या हमने देखो यहाँ पे लेंथ 2 बार थी। कहाँ पे? मीटर स्क्वायर है। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। मीटर का स्क्वायर है मतलब लेंथ 2 बार थी, इसलिए डायमेंशंस में L2 लिख दिया। किलोग्राम 1 बार आ रहा था। किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का, इसलिए मास को भी हमने 1 बार किया है। सेकंड का स्क्वायर मतलब टाइम कितने बार आ रहा था? 2 बार। बस वो डिनोमिनेटर में था। जब डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो साइन रिवर्स होता है, इसलिए +2 ऊपर जाके बना -2। इसलिए वर्क के डायमेंशंस क्या आ गए? L2 m1 t-2। क्या है वर्क के डायमेंशंस? L2 m1 t-2। वर्क के डायमेंशंस L2 m1 t-2, L2 m1 t-2। परत एकदा, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट जूल। जूल मतलब न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। परत एकदा रिपीट, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क मतलब फोर्स इंटू यूनिट जूल, जूल मतलब न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस L2 m1 t-2, L2 m1 t-2। इतना सिंपल है। हो गया क्लियर? अब ये वर्क हो गया। वर्क के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, दैट इज पावर। पावर से पहले काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है सबको? हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर। अब 1/2 नंबर है, कल हमने देखा था ये नंबर के लिए यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है, उसको कंसीडर ही नहीं करना। तो बचा क्या? m इंटू वी स्क्वायर। m का मतलब कौन है? मास। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। v का मतलब कौन है? स्पीड या फिर वेलोसिटी। दोनों का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। उसका क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। यानी क्या होगा? मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, केजी इंटू मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड 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 स्क्वायर। इसको ही हमने क्या बोला था? न्यूटन मीटर मतलब क्या था? जूल था। यानी जैसे वर्क का यूनिट जूल है, वैसे काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट कौन है? जूल। कौन है? जूल। अब यहाँ पे देखो डायमेंशन चाहिए, केजी किलोग्राम, यानी m कितनी बार होगा? 1 बार। मीटर का स्क्वायर है, मीटर यानी लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ कितने टाइम्स होगी? 2 बार। तो ये बना L2 m1। टाइम कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। सेकंड का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, t2 होगा, लेकिन ऊपर आके बनेगा -2। यानी कि काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस भी क्या हो गए? L2 m1 t-। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस भी क्या है? L2 m1 t-। देखो पहले वर्क, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर मतलब जूल। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। इसमें m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है, देन यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कौन होता है? जूल। तो डायमेंशंस बने L2 m1 t-2। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच। m का मतलब
मास, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच का मतलब हाइट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m का मतलब मास, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, h का मतलब कौन, हाइट। अब मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, हाइट मतलब कौन है, लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, तो ये बनेगा इनटू मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला था उसको, जूल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल। अब डायमेंशंस के लिए, मीटर का स्क्वायर है, लेंथ 2 बार है L2, किलोग्राम है, केजी है, मतलब मास एक बार है, तो क्या होगा m1। डिनोमिनेटर में t है तो ये बनेगा t माइनस टू, L2 m1 t माइनस टू। यानी कि देखो, वर्क यूनिट जूल, डायमेंशंस L2 m1 t माइनस टू, काइनेटिक एनर्जी यूनिट जूल, डायमेंशंस L2 m1 t माइनस टू, पोटेंशियल एनर्जी यूनिट जूल, डायमेंशंस L2 m1 t माइनस टू। इस तरह से हम कोई भी एनर्जी लेंगे तो उसका यूनिट हर बार क्या होगा, जूल होगा। डायमेंशंस क्या होंगे, L2 m1 t माइनस टू रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं, दैट इज कितने हो गए, 9, 10, टॉर्क। अब ये टॉर्क का फॉर्मूला किसको याद है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितने लोगों को मालूम है टॉर्क क्या होता है, क्या पहली बार सुन रहे सब लोग, श्वेता व्हाट इज टॉर्क। टँगलला टॉर्क म्हणतात, इथे जो फोर्स लागतो तो टॉर्क असतो। बर, व्हेरी गुड। अजून कोणाला आयडिया आहे टॉर्क बद्दल, ऐकलाय, माहित नाही पण ऐकलाय, कधीच नाही, 10th पर्यंत सिलेबस मधून डिलीट झाला होता, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मतलब, ठीक है, आपको मालूम नहीं, ऐसे एज्यूम करते। टॉर्क मतलब क्या है, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो आपको पहले से मालूम ही नहीं थी, ठीक है। आपको फोर्स तो मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, लेकिन डिस्टेंस कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या होता है, देखो हमारे सराउंडिंग में हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेस करना मतलब जसं ईश्वरला उचलून फेकून दिला अपन लास्ट बेंचवर, ईश्वर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। समझ में आ रहा है ना, डिस्प्लेस करना मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज करना। अभी ईश्वर इस बेंच पे था, फेंकने के बाद उस बेंच पे जाएगा, मतलब पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई मतलब डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, फोर्स की। उसी तरह से अगर किसी बॉडी को रोटेट करना है, रोटेट करना मतलब फिरवायचं है, फिरवायचं म्हणजे गोल फिरवायचं है, ठीक है। तो उस केस में क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे होता है ऐसे, हम किसी बॉडी को घुमाते, बॉडी को घुमाते इन द सेंस कळतं ना, फोर्स अप्लाई करून ते आपण कोणाला फिरवतो तसं नाही, ठीक है। बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। कहाँ पे होता है ऐसे, एखादा ॲप्लिकेशन आयुष्यभरात कधी बघितलंय का, जत्रेतलं आकाश वाळणंच बघितलंय का, दुसरं काही बघितलं नाही का, ठीक आहे। टर्बाईन, व्हेरी गुड, टर्बाईन बघितलं होतं, है की नाही। अजून, अरे एवढ्या अवघड एक्झाम्पलची गरजच नाही, बॉटलमधून पाणी प्यायचंय, बॉटलची कॅप, झाकण, काय करतो आपण, ओढून काढतो का, काय करतो, फिरवतो ना त्याला। कसं फिरवतो, विथ द हेल्प ऑफ 1 फिंगर या 2 फिंगर। आपल्याला वाटतं आपण हाताने फिरवतोय, बट असं नसतं, ठीक है ना। 2 ही फिंगर काम कर रहे होते और उसमें 2 फोर्सेस हम अप्लाई करते। असं ओढतो का, मग असं ढकलतो का, काय करतो मग आपण, एक फिंगर अगर आगे जा रहा है दूसरा पीछे आता है, समझ में आ रहा है, मतलब 2 फोर्स एक्ट होते हैं विच आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। आपलेच आपलाच हात, आपलेच बोट है, त्यामुळे फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। एक फॉरवर्ड जा रहा है, दूसरा बैकवर्ड आएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 2 फोर्सेस अगर बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं तो वहां पे बॉडी के ऊपर कपल एक्ट हो रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। एंड ये कपल का काम होता है बॉडी को रोटेट करना, एंड इसी रोटेटिंग कपल को बोला जाता है टॉर्क। कळालं। अब बॉटल का झाकण हो गया, दूसरा एग्जाम्पल बोलो, दुसऱ्या बॉटलचं एक्झाम्पल नका सांगू फक्त आता। पंखा, पंखा कसा फिरवतोय आपण, असं धरून फिरवतोय का,
पण मग फिरतो एवढं माहिती आहे, ठीक आहे. तो वहाँ पे टॉर्क एक्ट होता है. कैसे एक्ट होता है बोलो? मीटर मध्ये, मिडल मध्ये काय असतं? मिडल मध्ये होल्ड करून ठेवले थोडी फिरते बॉडी. आता कॅमेरा होल्ड करून ठेवला फिरतोय का? हाँ, वेरी गुड. स्टीयरिंग, स्टीयरिंग को भी पकड़ के क्या करना पड़ता है? घुमाने के लिए. एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे, अशी निवडत आपण स्टीयरिंग. अशी ढकलत पण नाही, दाबत पण नाही मध्ये, ठीक आहे. और मोटरसाइकिलचा हँडल का ॲक्सेलरेटर. व्हेरी गुड. ॲक्सेलरेटर भी उसको भी रोटेट करना पड़ता है ना. कासा ओढून घेतो माग आपण गाडी पळते असं होतं का? ते काय असतं स्पिनर भौरा है ना, उसमें ऐसे खींचना पड़ता है ना, वैसे खींचते क्या एक्सेलरेटर को? व्हेरी गुड. अनदर एग्जाम्पल, सायकल चाक. कोण म्हटलं हे? कसं फिरतो बेटा सायकल चाक? आपण फिरवतो त्याला. ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है, बट टॉर्क का एग्जाम्पल चाहिए. मोटरसायकल चाक. नेक्स्ट, आठवा बरं सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काय कुठं कुठं ओरतो आपण असं? व्हेरी गुड. टॅप, नळ. उसको भी क्या करना पड़ता है? असं एका हाताने नळ फिरून बघा. स्मूथ असेल तर तो फिरेल, बरोबर. अदरवाइज हमें 2 फिंगर का यूज करके इक्वल फोर्सेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन अप्लाय करने पडेंगे. अनदर एग्जाम्पल, आता झोपेतून उठल्यावर काय काय केलं आठवावं लागेल आपल्याला. वेरी गुड. लॉक खोलताना अपन कीला काय करतो? रोटेट करतो. समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे भी क्या अप्लाई हो रहा है? टॉर्क अप्लाई हो रहा है. ईश्वर बरोबर है. रिफिल चेंज करताना पण काय करावं लागतं? पेनची कॅप टोपन खोलावं लागतं, ठीक है. तो उस केस में भी क्या हो रहा है? टॉर्क अप्लाई हो रहा है. फैन की स्पीड वाढवायला रेगुलेटर होता है, ठीक है. उसको भी हम रोटेट करते हैं, तो क्या अप्लाई कर रहे हैं? टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. अनदर एग्जांपल, गॅस सिलेंडर. व्हेरी गुड. गॅस सिलेंडर संपलं की किंवा चालू बंद करायला सिलेंडरच म्हणते. तू सिलेंडर कुठे फिरवतोस तो? आपण रेग्युलेटर म्हणायचं तुला, ठीक आहे. रेग्युलेटर किंवा काय नॉब. अनदर एग्जांपल. व्हेरी गुड. अनदर एग्जांपल. हां ऋषिकेश, याला त्यांना सांगू बेटा, मला सांग. चुकलं तरी आपल्याकडे व्हेरी गुड असतं, घाबरायचं नाही. हां, बरोबर तुझं एक्झाम्पल, पण कम्प्लीट माऊस नाही. माऊसला जे व्हील असतं का, त्या व्हीलला रोटेट करायला आपण टॉर्क अप्लाय करतो. हो, तर मग टॉर्क 2 केसमध्ये अप्लाय होतं ना. आपण डोरला पण ओपन करतो, डोर रोटेट होतो. असा पकडतो का दरवाजा? उचलून ठेवतो, असं करतो का? डोरला पण एका हाताने फोर्स अप्लाई करून तो रोटेट होतो ना, तो वहाँ पे भी टॉर्क होता है. वो सेकंड केस है जिसमें हम क्या करते हैं? सिंगल फोर्स अप्लाई करके बॉडी को रोटेट करते. बट उसके लिए कंडीशन क्या है? बॉडी का एक एक्सिस फिक्स चाहिए. डोर अपन एका साइडला फिक्स करून ठेवला है, त्यामुळे विद द हेल्प ऑफ सिंगल फोर्स डोर रोटेट हो रहा है. समझ में आ रहा है ना? अगर दोनों साइड में ऐसे फिक्स नहीं करते तो रोटेट करने के लिए हमें ऐसे उठा के घुमाना पड़ता. समझ में आ रहा है ना? तो ये केस वो माउस का व्हील होता है, उसमें उसका एक्सल फिक्स है और उसको हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. फिर वो फोर्स एंड ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो बनता है टॉर्क. अनदर एग्जांपल. व्हेरी गुड. टूथपेस्ट ब्रश करताना ओपन केलं होतं. दॅट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ टॉर्क. कळालं? मी 2 एक्झाम्पल सांगितले, तुम्ही 20 सांगितले. कळालं ना? हे फिजिक्स आहे बेटा. आपल्या सराउंडिंगचे सगळे एक्झाम्पल असणार आहे, बट कधी समजले तर. कळालं ना? टॉर्क मालूम नहीं था, ऐसे लग रहा था कहाँ से आ रहा है ये टॉर्क, क्या है टॉर्क, ठीक है. अभी मालूम हो गया, तो टॅप पासून कोलगेट पासून सगळे एग्जांपल सुरू झाले, ठीक है. तो टॉर्क का मतलब क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हो गया. अभी फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम. लेंथी है ना वो, ठीक है ना. तुम्हारे टाइम इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया था डिटेल में, इसलिए ये देखो क्या होता है कि जितने टाइम्स अटेंड करेंगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा. कळालं ना? 100% सगळं रिपिटेशन कधीच नाही होणार. तर एक्झाम्पल नवीन येतील, सिक्वेन्स न्यू असेल, फॉर्म्युले पण न्यू असतील, ठीक है. टॉर्क मतलब क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट भी लिखेंगे तो लेंथ ही आने वाली, तो उसमें डायमेंशंस यूनिट नहीं चेंज होगा. अब यहाँ पे फोर्स आ रहा है, फोर्स का यूनिट क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इनटू डिस्टेंस है मतलब मीटर, बट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम? तो ये बनता है न्यूटन इंटू मीटर. बट न्यूटन इंटू मीटर को हमने क्या बोला था? जूल. लेकिन याद रखना है, टॉर्क के लिए जूल नहीं बोलना. टॉर्क के लिए क्या बोलना है? सिर्फ न्यूटन इंटू मीटर बोलना है. असं का ठरवले अपन म्हणजे SI वाले, ठीक है. तो इसको सिर्फ न्यूटन मीटर बोलेंगे, जूल नहीं बोलेंगे, ठीक है. तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ. तो टॉर्क आ गया. टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, SI यूनिट उसका न्यूटन इंटू मीटर. अब डायमेंशन चाहिए, क्या होंगे डायमेंशंस? m 2 बार है L2, m1 T-2, मतलब टॉर्क के डायमेंशंस, वर्क के डायमेंशंस, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस
पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस या फिर एनी टाइप ऑफ एनर्जी, कोई भी अगर एनर्जी आ रही है तो हर बार एनर्जी के डायमेंशंस कितने रहेंगे, L2 m1 t-2। तो ये सारे अलग अलग नहीं थे, ये एक ही फॉर्मूला था, इसको हम एक ही काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, रोज 5 करने तो ये काउंट एक ही होगा। कौन कौन, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क। ठीक है, स्टार्ट से आज हमने डिस्कशन शुरू किया फ्रॉम वर्क। क्या होता है वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट उसका किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं न्यूटन इनटू मीटर, मतलब कौन, जूल, डायमेंशंस L2 m1 t-2। वर्क के बाद में आती है काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, यूनिट किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर, मतलब जूल, डायमेंशंस L2 m1 t-2। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला mgh, mgh में m मतलब मास, g h हाइट। ठीक है, तो mgh में यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर, मतलब जूल, डायमेंशंस L2 m1 t-2। ये कौन था, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद में टॉर्क, क्या होता है टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट न्यूटन मीटर, डायमेंशंस L2 m1 t-2। यानी इतने सारे डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टॉर्क, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनी टाइप ऑफ एनर्जी हैज सेम डायमेंशंस, दैट इज L2 m1 t-2, L2 m1 t-2, L2 m1 t-2, L2 m1 t-2। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा सीक्वेंस में, कितने हो गए थे, 7 ही हो गए। इन सबको हम क्या करेंगे, सेम काउंट करेंगे, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, क्योंकि इनके डायमेंशंस तो सेम ही है। ठीक है, उसके बाद में आएगा 8 पावर। क्या होता है पावर, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है पावर का, वर्क अपॉन टाइम। अब देखो वर्क के बारे में अभी देखा है हमने कि वर्क मतलब कौन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में कौन है, टाइम। अब फोर्स का यूनिट मालूम है हमें, क्या होता है, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट है मतलब मीटर, डिनोमिनेटर में और एक टाइम है मतलब सेकंड। बट हमने इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला था, न्यूटन, इनटू कौन आ रहा है, मीटर पर सेकंड। बट हमने इस न्यूटन मीटर को क्या बोला था, जूल, तो ये आ गया जूल पर सेकंड। एंड इसी जूल पर सेकंड को हम बोलेंगे अब से वैट। क्या बोलेंगे, वैट। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। यानी देखो पावर मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी वर्क अपॉन टाइम। पावर के यूनिट्स सबसे पहले कौन, वैट मतलब कौन है, जूल पर सेकंड। वैट मतलब कौन है, जूल पर सेकंड। एंड जूल पर सेकंड के बाद में डायरेक्ट ये बोलना, ये नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, कौन, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। वंस अगेन पावर फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। क्या है फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। फक्त टाइम नका म्हणू, पूर्ण म्हण, नाही तर एवढंच आठवेल। ठीक आहे, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन यूनिट, वैट, 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 जूल वैट मतलब जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। हो गया। अभी आएंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस के लिए देखो, मीटर का स्क्वायर है, क्या लिखूं, लेंथ 2 बार होगी L2, केजी है मतलब क्या लिखना पड़ेगा, 1, क्या 1, m1। सेकंड का क्यूब है मतलब t, डिनोमिनेटर में था इसलिए -3। तो पावर के डायमेंशंस क्या आ गए, L2 m1 t-3, L2 m1 t-3, L2 m1 t-3, L2 m1 t-3। चलो शुरुआत से, आज हमने देखा था वर्क, क्या है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूनिट।
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर, मतलब जूल, डायमेंशंस L2 m1 t minus 2, then kinetic energy हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर, मतलब जूल, डायमेंशंस L2 m1 t minus 2, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यूनिट mgh में m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h मतलब हाइट, यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, देन न्यूटन मीटर, इसका मतलब जूल, डायमेंशंस L2 m1 t minus 2, देन टॉर्क, क्या था टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू, एवढंच आठवतं नंतर कळालं ना. आपली जी टंग असते, टंग त्याच्यामध्ये पण मेमरी असते, माहिती आहे ना, नाही माहिती का, एक्सपेरिमेंट करा, एखादं गाणं आहे ना लिहून काढायचं ट्राय करा, आपल्याला लिहिता येत नाही, मग आपण काय करतो ते गाणं म्हणतो, मग सगळं गाणं आठवायला लागतं. होतं का असं कधी? नसेल होत तर घरी जाऊन चेक करा आज, ठीक आहे ना, असं व्हायला पाहिजे, ही नॉर्मल ह्युमन बिईंगची लक्षणं आहेत. असं होत नसेल म्हणजे तुमच्या टंगमधलं मेमोरी कार्ड खराब झालंय, ठीक है ना, ते चेंज करून घ्या. इसलिए नंबर ऑफ टाइम्स जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन टंग में स्टोर होती है, समझ में आ रहा है ना. इसलिए प्रोनाउंस करते टाइम ध्यान से करो, नहीं तो बाद में टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टन्स तर होता, पण अगोदर काय होता तेच आठवणार नाही. गॅप मोबाईल नंबरचं होतं ना 98 60 62, पुढं काय होतं आठवतच नाही है ना, लास्टला 67 63, पहिले काय आठवतच नाही. ऐसे क्यों होता है? कि सब इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में स्टोर होती है, किसके फॉर्म में, मतलब किस में स्टोर होती है मालूम है? न्यूरॉन्स में. चलो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, किस में स्टोर होती है? न्यूरॉन्स में. न्यूरॉन्स मालूम है का? न्यूट्रॉन नहीं, न्यूरॉन्स. न्यूट्रॉन अलग, न्यूरॉन्स अलग. क्या है न्यूरॉन मतलब? स्टैंड अप, व्हाट इज न्यूरॉन? नर्व सेल आहे न्यूरॉन मतलब. कुठं असते? कुठं कुठं असते? सगळीकडे असते बॉडीमध्ये. बर, सिट डाऊन. तू सांग बेटा. नहीं मला माहित नहीं म्हणून विचारतो यांना. मतलब जहां पे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम म्हणजे तशी नर्वस नहीं है, अपनी नर्वस सिस्टम है ना, ठीक है, वहां पे उस सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन कंडक्ट, कैरी, स्टोर एंड प्रोसेसिंग, ये सब करने वाला जो यूनिट है वो कौन है? न्यूरॉन से. समझ में आ रहा है ना. जैसे स्टार्ट में मैंने बोला था कि अभी मैं बोल रहा हूं, आप सबको सुनाई दे रहा है? यस और नो? कैसे सुनाई दे रहा है? कैसे सुनाई दे रहा है? तो यस. कैसे सुनाई दे रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे सुनाई दे रहा है, ठीक आहे. आणि त्यामध्ये तुम्हाला असं वाटतं की आपलं कानाने ऐकतोय म्हणून. कळालं ना, आपण कानाने ऐकत नाही, डोळ्यांनी बघत नाही, हे सगळं वाटतं आपल्याला, कळालं ना. पण प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है, हमारे जो ईयर्स है उनका काम क्या है? सिर्फ जो साउंड वेव्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं. अब ये साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सिंपल, माउथ के अंदर एयर कॉलम होता है, देखा है कि माउथ के अंदर कभी स्फेरिकल एयर कॉलम है, घर पे जाके देखो, ठीक है. उस स्फेरिकल एयर कॉलम के अंदर टंग होती है. टंग कळतं का? व्हेरी गुड. वो टंग क्या करती है? जेव्हा आपण प्रोनाउंस करतो, बोलतो तेव्हा ओनली अप एंड डाउन, दूसरा काम ही नहीं उसको. क्या करती है? ओनली अप एंड डाउन. बट ये अप एंड डाउन होते टाइम वर्टिकली अप जाना है, इंक्लाइन जाना है, इंक्लिनेशन का एंगल कितना होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर जो हमारे लिप्स है उसकी मूवमेंट क्या होगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो वेव इमिट करेंगे उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी कैसी रहेगी. समझ में आ रहा है ना. हर एक वर्ड प्रोनाउंस करते टाइम ऑब्जर्व करो, लिप की एंड टंग की मूवमेंट डिफरेंट होती है. मला नहीं, तुम्ही स्वतःला ऑब्जर्व करा मिरर समोर, ठीक है ना. तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये जो वेव्स प्रोड्यूस होता है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ टंग की जो अप एंड डाउन मूवमेंट है, मतलब टंग जो वाइब्रेशन सेट करती है एयर के ऊपर, वही वाइब्रेशन हमारे ईयर्स तक आते हैं. समझ में आ रहा है ना. एंड उसके लिए हमारे ईयर्स कैसे बने हैं? जनरली आपण जेव्हा ऐकतो, कळालं ना, तेव्हा कान आपले समोर असत नाही, बरोबर आहे ना. सपोज इकडनं काहीतरी ऐकायचं आपल्याला, आपण असं बसतो का? बघायचं असेल तर डोळे समोर ठेवावे लागतात, बट कान समोर ठेवू शकतो का? इसलिए हमने नेचर में एडजस्टमेंट करके दी है. जो ईयर्स है उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना है कि कोई भी वेव कहीं पे भी जाके इंसिडेंट हुआ तो उसको रिफ्लेक्ट होते होते ईयर के अंदर ही जाना है, ठीक है. ऑब्जर्व करायचं असेल, कुठं पण कानामध्ये पाण्याचे ड्रॉप्स टाका, ते फिरत फिरत कुठं जातात? मध्येच जातात. कळतं की मी काय सांगतोय? ठीक है. तो वही वो एडजस्टमेंट है. क्यों एडजस्टमेंट है? क्योंकि वेव्स आ गया वो अंदर आना चाहिए. फिर अंदर कौन? ईयर के स्क्रीन है, पर्दा. वो स्क्रीन क्या करती है? वाइब्रेट करती है, एंड उस वाइब्रेशन पे जो इंफॉर्मेशन है फिर उस इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने के बाद सप्लाई करते ब्रेन को.
फिर ब्रेन में इंफॉर्मेशन आने के बाद ब्रेन वर्क करता है, कंप्यूटर वस्तु ब्रेन, एंड वहाँ पे वर्क शुरू होता है कि न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लाया था वो इंफॉर्मेशन क्या है ये समझना है। लेकिन समझने के लिए लिमिटेशन ये होता है कि ब्रेन में अगर उसके सिमिलर इंफॉर्मेशन की इमेज पहले से है तो वो इंफॉर्मेशन समझ में आती है। जैसे मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों भी हमारी मदर टंग हो गई, अभी समझ में आ रहा है ना। तो तीनों लैंग्वेज में कोई अगर बातें करेगा तो हमें समझ में आएगा। तीनों लँग्वेज छोड़ के कोई अगर तमिळ में, कन्नड में पिक्चर बघतो आपण, बघायला भारी वाटतं, बरोबर कळतं का, मग सबटायटल रीड करावे लागतात, समझ में आ रहा है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सुन नहीं रहे, सुनाई दे रहा है लेकिन समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि पर्टिकुलर जो वर्ड है उससे रिलेटेड कौन सी इमेज है या अगर ब्रेन में स्टोर ही नहीं है तो ब्रेन उसको एनालाइज नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना। तो हमारा काम क्या है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में जितनी भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, उसकी इमेज फॉर्म करके अगर हम रखेंगे तो उसका यूटिलाइजेशन आप एग्जाम में कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। अभी इमेज फॉर्म कैसी करनी है वही आपका टास्क है, समझ में आ रहा है ना। उसको हेल्प करने के लिए हमें, जैसे कि टॉर्क नहीं मालूम था लेकिन अभी टॉर्क की इतनी सारी इमेज आ गई, टैप ओपन, कोलगेट ओपन, है ना, बॉटल ओपन, दरवाजा ओपन, ठीक है। मतलब टॉर्क अभी भूलेंगे नहीं क्योंकि उसकी प्रॉपर इमेज ब्रेन को मिल गई। इस तरह से हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड अगर इमेज स्टोर करते जाएंगे, मतलब इसके बाद कहीं पे भी आप टॉर्क सुनेंगे तो आपको टॉर्क के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ये एग्जांपल्स याद आएंगे। इसमें क्या होता है, टॉर्क होता है जिसमें हम 2 फोर्सेस अप्लाई करते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये लैंग्वेज ऑफ इमेजेस वर्क कर रहे हैं। मैं न्यूरॉन के बारे में बोलना चाहता था आपको। तो टंग में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, कळालं ना। त्यामुळे प्रोनाउंस करायचं ट्राय करा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी पावर तक आ गए हम। पावर मतलब कौन है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या है पावर मतलब, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर का यूनिट वैट मतलब जूल पर सेकंड मतलब, एंड पावर के डायमेंशंस L2 M1 T माइनस, पावर के डायमेंशंस L2 M1। ईश्वर असं शांत बसू नको बेटा, ठीक है। वन्स अगेन फ्रॉम स्टार्ट बोलो। एरिया L2 यूनिट मीटर स्क्वेयर, वॉल्यूम L3 वॉल्यूम L3 यूनिट मीटर क्यूब, स्पीड L1 T minus 1 यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी L1 T minus 1 यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन L1 T minus 2 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन आता है फोर्स, मास इनटू इसका यूनिट न्यूटन। न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस L1 M1 T minus 2। फोर्स के बाद में वर्क, डायमेंशंस L2 M1 यूनिट जूल। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी यूनिट जूल, डायमेंशंस L2 M1 T minus 2। देन पोटेंशियल एनर्जी यूनिट जूल, डायमेंशंस L2 M1 T minus 2। उसके बाद टॉर्क यूनिट जूल नहीं है उसका, क्या है, न्यूटन इंटू मीटर, एंड डायमेंशंस L2 M1 T minus 2। देन आती है पावर। क्या है पावर मतलब, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क अपॉन टाइम का यूनिट वैट, वैट का मतलब जूल पर सेकंड, एंड डायमेंशंस L2 M1 T minus 3। उसके बाद में नेक्स्ट 9, चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज मतलब, चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। क्या है चार्ज मतलब, करंट इनटू टाइम। कहां से आ रहा है देखो, करंट यानी I इक्वल्स टू Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या बनेगा, करंट इनटू टाइम। अब करंट मतलब उसका यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट, तो चार्ज का यूनिट हो गया एम्पियर इंटू सेकंड, एंड इसी एम्पियर इंटू सेकंड को हम बोलते हैं कूलम। देखो चार्ज मतलब कौन, करंट इंटू टाइम, तो इसका यूनिट कौन, करंट का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट, यानी एम्पियर इंटू सेकंड। बट इसी एम्पियर इंटू सेकंड को हम क्या बोलते हैं, कूलम। क्या एम्पियर इंटू सेकंड, कूलम। क्या एम्पियर इंटू सेकंड, एंड इसके डायमेंशंस देखो। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी टाइम्स, 1 टाइम्स, तो I1। टाइम भी एक बार है तो T1, तो डायमेंशंस हो गए I1 T1, I1 T1। क्या हो गया, चार्ज, चार्ज के डायमेंशंस I1 T1, करंट के डायमेंशंस फक्त I1, मास के डायमेंशंस, लेंथ के डायमेंशंस, वेरी गुड, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस L1 T minus 2, वर्क के डायमेंशंस L2 M1 T minus 2, पावर के डायमेंशंस L2 M1 T minus 3। उसके बाद में और एक फॉर्मूला आता है 10th वन, दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
और ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। क्या है पोटेंशियल? मतलब वर्क अपॉन चार्ज। क्या है पोटेंशियल? वर्क अपॉन चार्ज। अभी वर्क तो मालूम है हमें, क्या था वर्क? मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चार्ज है, चार्ज मतलब कौन है? करंट इनटू टाइम। अब यूनिट के लिए देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हमने जूल बोला था, करंट इनटू टाइम को हमने कूलम बोला है, तो ये यूनिट बनेगा जूल पर कूलम। एंड ये जूल पर कूलम इक्विवेलेंट होता है टू द वोल्ट। सगळे एकमेकांवर डिपेंडेंट है। जूल पर कूलम मतलब कौन होता है? वोल्ट। तो पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज। एंड वही अगर वर्क अपॉन टाइम होता तो पावर। ठीक है, तो वर्क अपॉन चार्ज है मतलब कौन? पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम मतलब कौन? वोल्ट। जूल पर कूलम मतलब वोल्ट। वोल्ट मतलब जूल पर कूलम। क्लियर है? अब इसके डायमेंशन चाहिए। जूल है, जूल। जूल किसका यूनिट था? वर्क या फिर एनर्जी का। उसके डायमेंशंस क्या थे? तो जूल की जगह पे उसके डायमेंशंस लिख दिए L2 M1 T - 2। अब डिनोमिनेटर में कौन है? C। C मतलब कूलम। कूलम यानी चार्ज। चार्ज के डायमेंशंस कौन है? अब ये I1 T1 डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाएंगे तो प्लस विल बिकम माइनस, यानी ये बनेगा L2। I +1 है ऊपर जाके, T +1 था ऊपर जाके। अब सिंप्लीफाई करेंगे, L2 सेम, M1 सेम, बट यहाँ पे T दो बार है, तो बेस सेम है, पावर के एडिशन -2 -1, तो ये बना T -3 I -1। पोटेंशियल के डायमेंशंस क्या है यहाँ पे? L2 M1 T -3 I -1। पोटेंशियल के डायमेंशंस L2, once again L2 M1 T -3 I -1, L2 M1 T -3 I -1। लिख लिया है पूरा यहाँ तक? देखो, तो आज हमने क्या क्या देखा? नेक्स्ट 5 फॉर्मूले। ठीक है, जिसमें पहला कौन था? वर्क। वर्क मतलब कौन है? फॉर्मूला क्या है वर्क का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू यूनिट उसका जूल। जूल मतलब न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस L2 M1 T -2। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। m का मतलब मास, v का मतलब स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो हाफ m v स्क्वायर में यूनिट जूल। जूल मतलब न्यूटन मीटर मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी डायमेंशंस क्या हो गए फिर से? L2 M1 T -2। फिर से पोटेंशियल एनर्जी भी mgh, यूनिट जूल। जूल का मतलब न्यूटन मीटर मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड उसके डायमेंशंस L2 M1 T -2, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, तीनों के यूनिट भी सेम, डायमेंशंस भी सेम। तीनों के यूनिट कौन? जूल। डायमेंशंस कौन? L2 M1 T -2। उसके बाद में आता है टॉर्क। क्या होता है टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर यूनिट उसका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर। फिर डायमेंशंस क्या बनेंगे? L2 M1 T -2 मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, टॉर्क एंड एनी टाइप ऑफ एनर्जी, सबके यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है। क्या रहेंगे डायमेंशंस? L2 M1 T -2। उसके बाद में आती है पावर। क्या है पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम। 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 वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट उसका वैट। वैट का मतलब जूल पर सेकंड। पावर का यूनिट क्या है? वैट। वैट का मतलब जूल पर सेकंड, एंड इस जूल पर सेकंड या फिर वैट के या फिर पावर के डायमेंशंस L2 M1 T -3, L2 M1 T -3, L2 M1 T -3, यानी पावर के डायमेंशंस बोलेंगे तो L2 M1 T -3, वैट के डायमेंशंस बोलेंगे तो भी L2 M1 T -3,
जूल पर सेकंड के डायमेंशन चाहिए तो भी L2 m1 t-3, न्यूटन के डायमेंशन चाहिए तो भी L2, जो न्यूटन के वो न्यूटन के रहेंगे, L1 m1 t-2, कड़ा ना, जो फोर्स के वही न्यूटन के। उसके बाद में आता है चार्ज I1 t1, देन पोटेंशियल L2 m1 t-3 I-1, L2 m1 t-3 I-1, L2 m1 t-3 I-1। तो देखो जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जिनसे पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले आगे बनाए जाएंगे, उसी तरह से ये जो 10 क्वांटिटी एंड उसके डायमेंशंस हमने देखे, तो फिजिक्स में आगे किसी भी फॉर्मूले के हमें डायमेंशंस निकालने हैं तो यही डायमेंशंस वो निकाले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको ये 10 तक के फॉर्मूले, यूनिट्स एंड डायमेंशंस इसको प्रिपेअर करना आहे, लर्न करना आहे, रट्टा मारायचा, कळालं ना? पण रट्टा कसा समजावून, कळालं? फक्त पाठ करतोय असं नहीं, ईच एंड एवरी एल क्यू लिखा है, एम क्यू लिखा है, टी क्यू लिखा है, इसको एनालाइज करना है, समझना है एंड फिर इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है ना? देखो पहले आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7। कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, once again length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous, length का यूनिट, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity, very good, ठीक है। सिंबल्स लेंथ के लिए L, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity, no symbols, ठीक है। उसके बाद में डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज? मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन 2 और मोर आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। कितनी देखी अब तक? ओनली 10। फर्स्ट एरिया मीटर स्क्वायर L2, वॉल्यूम मीटर क्यूब L3, स्पीड मीटर पर सेकंड L1 t-1, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड L1 t-1, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1 t-2, देन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन, एंड डायमेंशंस L1 m1, फोर्स के डायमेंशंस L1 m1 t-2, न्यूटन के डायमेंशंस L1 m1 t-2, फोर्स का यूनिट न्यूटन मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके डायमेंशंस L1 m1 t-2। एंड आज हमने डिस्कस किया था अबाउट वर्क। क्या है वर्क? मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट उसका जूल का मतलब न्यूटन मीटर का मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसके डायमेंशंस L2 m1 t-2। वर्क के बाद में काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। क्या है काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, यूनिट जूल का मतलब kg, हाँ न्यूटन मीटर मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस L2 m1 2। देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, वर्क चारों के लिए यूनिट, टॉर्क का बस न्यूटन मीटर है, बाकी तीनों के लिए जूल, डायमेंशंस सेम। क्या है? L2 m1 t-2। उसके बाद में आती है पावर। क्या होता है पावर? मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या है पावर? मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, यूनिट पावर का जूल पर सेकंड। वैट मतलब जूल पर सेकंड, वैट मतलब जूल पर सेकंड मतलब वैट, वेरी गुड, ठीक है। एंड उसके डायमेंशंस L2 m1 t-3, L2 m1 t-3 हो गया। उसके बाद में चार्ज I1 t1, यूनिट क्या है उसका? कूलम। देन पोटेंशियल वोल्ट, यूनिट क्या है? वोल्ट मतलब जूल पर कूलम, वोल्ट मतलब जूल पर कूलम। एंड डायमेंशंस कौन है? L2 L2 कोण म्हणणार? ठीक आहे, फ्रॉम स्टार्ट L2 हो गए प्रिपेअर, ठीक आहे। बघा 90% वर्क क्लासमध्येच होणार आहे, फक्त घरी जाऊन आपल्याला क्रॉस चेक करायचं की आपलं खरंच प्रिपेअर झालं की नाही झालं। हे कसं क्रॉस चेक करणार? नोटबुकवर सगळं न बघता लिहिता आलं याचा अर्थ काय होतो? समजलं पण होतं, जे समजलं त्याची इमेज ब्रेनमध्ये स्टोअर पण झाली होती आणि इमेज कुठं स्टोअर झाली याचा ॲड्रेस पण आपल्याला माहिती आहे। आता या ॲड्रेसचा काय गोळामध्ये क्या होता है? देखो जो ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं।
तो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन में स्टोर कैसे होती आहे, जैसे बुक्स लायब्ररी होती आहे, बघितली कधी लायब्ररी, बुक्स लायब्ररी नाही बघितली, बघितली सगळ्यांनी पिक्चरमध्ये, नाही प्रत्यक्षात बघितली असेल इट्स ओके, नसेल बघितली तरी पिक्चरमध्ये बघतो आपण बराच वेळा, ठीक है। तो बुक्स लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स होते, बुक्स रखने के लिए क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, कपाट होते हैं ना, कंपार्टमेंट होते हैं, समझ में आ रहा है। एंड हमें कौन सा बुक चाहिए वो अगर नेम बोलेंगे तो जो लाइब्रेरियन होता है वो बराबर वही बुक लेके आता है, समझ में आ रहा है ना। आता इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है, औरंगाबाद में जाएगी गवर्नमेंट लाइब्रेरी है यहाँ पे, कहाँ पे, सावरकर चौक, उसके थोड़ा सा पीछे, ठीक है ना, वो एकदम छोटी है। जो मुंबई की देखेंगे है ना, बाहर देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है कि वहाँ पे बुक्स के नंबर जो है वो 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख होते हैं, लेकिन जो लाइब्रेरियन है वो बराबर वही बुक जो नाम बोलेंगे वो लेके आता है। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसको मालूम है कौन सा बुक कहाँ पे रखा है। सेम एग्जाम्पल, मेडिकल स्टोर में गए कभी, समझ में आ रहा है, मेडिकल स्टोर में भी क्या होता है, खूप साऱ्या टॅबलेट्स असतात, आपल्या घरात 2-4 असेल तर आपल्याला डिफरन्स कळत नाही त्याच्यामध्ये, बरोबर एक नहीं, तो मेडिकल वालों को कैसे समझ में आता है ना, रीड करते हैं एंड बराबर वही पे जाते हैं, वही टैबलेट लेके आते हैं, कैसे पॉसिबल है, उनको मालूम है ना कहाँ पे रखा है, समझ में आ रहा है। तो वही कंडीशन होती है, हम जब भी पढ़ते हैं, लेक्चर करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, तो हमारा काम क्या होता है, पढ़ाई करना, स्टडी करना, या फिर लेक्चर में जो भी हम कंसेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा काम मतलब आपका काम क्या होता है कि उस कंसेप्ट की इमेज फॉर्म करना ब्रेन में। इमेज फॉर्म कब होती है, जब कंसेप्ट समझ में आ गई, इमेज फॉर्म हो गई, काहीच नहीं कळालं, इमेज फॉर्मच नहीं जाएगी, कळालं ना। तो जब तक इमेज फॉर्म नहीं होती है, जब तक समझ में नहीं आती, तब तक वर्क करना है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, समझने के बाद में भी वो इमेज कहाँ पे रखी है ये एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। कभी कभी क्या होता है, मेडिकल स्टोर वाला बाहर जाता है, दूसरा कोई तरह टेम्पररी उसकी जगह पे आके खड़ा होता है, हम उसको दिखाते हैं रिसिप्ट डॉक्टर की, वो रीड करता है बट उसको टैबलेट ही नहीं मिलती है, समझ में आ रहा है ना। वो फ़ोन करके पूछता है किधर है, इधर उधर ढूंढता है, 5-10 मिनट बोलता है बाद में आओ, समझ में आ रहा है। ऐसे क्यों हो गया, टॅबलेट तो है लेकिन कहाँ पे मालूम नहीं है। वही कंडिशन हमारे साथ होती है। बराच वेळा आपल्याला वाटतं माहिती आहे आपल्याला, बरोबर नहीं, मैंने बोला स्टार्ट में, फिजिक्स में कोई भी कंसेप्ट में पूछूंगा सब मालूम है, बट क्या है वो नहीं मालूम। तो सब मालूम है इसका मतलब क्या होता है कि हमारे ब्रेन में वो स्टोर है, लेकिन सांगता येत नहीं, याचा अर्थ काय होतो, स्टोर कहाँ पे, उसका एड्रेस ही हमें नहीं मिल रहा है। तो ये एड्रेस मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर रिवीजन करनी पड़ेगी, ईच डे एवरी डे क्या करना पड़ेगा आपको, रिवीजन करना पड़ेगा। एंड रिवीजन का एकदम सिंपल फॉर्मेट है ना। अभी जून के बाद में वो कंपलसरी होता है आपके बैच में, अभी बस जनरली मैं बोल रहा हूँ, जिनको पॉसिबल है वो ट्राई करो। जो आपका व्हाट्सअप होता है सबके पास है, उसमें मेरा नंबर भी सबके पास है, मेरे नंबर पे जाएंगे, वहाँ पे लास्ट में माइक आता है वॉइस नोट सेंड करने के लिए, व्हाट्सएप में मालूम है ना, उस माइक को टच करने का, एंड जितनी भी क्वांटिटीज़ एंड उसके डायमेंशंस हमने क्लास में पढ़े हैं, आंखें बंद करके उसको प्रोनाउंस करने का, माइक छोड़ने का, क्या होता फिर उससे सेंड होता है, समझ में आ रहा है ना, और वो वॉइस नोट्स मुझे मिलते हैं। या अगर ईच डे करेंगे, एवरी डे करेंगे तो क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी, मुझे समझ में आएगा कि कौन सिंसियरली स्टडी कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। एंड आप जब प्रोनाउंस करके वो सेंड करेंगे तो आपकी मिस्टेक क्या हो रही है, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे भी और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, समझ में आ रहा है। तो एकदम स्मार्ट वे से पूरा सिलेबस ये रिवाइज होता है। अदरवाइज आप देखते जाएंगे की 10-12 फॉर्म्युले खूप भारी वाटलं आज आपल्याला, येत होते, आठवत होते, कळालं ना। हेच नंबर जेव्हा 50 होतील, हेच नंबर जेव्हा 60 होतील, तेव्हा 50 वेळा लिहून काढले तरी काय आठवतच नाही आहे, मग त्यावर हा बेस्ट वे है, ठीक है। ईच डे पहले दिन से हम जो पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा रिवाइज करने का और वॉइस नोट्स के फॉर्म में सेंड करने का, ठीक है। जिनको समझ में आया ट्राय करो, लगेच येत नाही आपल्याला, 2-4 दिवस वेळ लागतो, कधी माइक चुकून सुटून जातो, एवढं मोठं बडबड केली, रिकॉर्डच नहीं झालं, सेंडच नहीं झालं, ऐसे टेक्निकल एरर्स भी आते हैं, बट 2-4 दिन अगर उसको करेंगे, ट्राई करेंगे तो एकदम ईजी वे से हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड ये अगर लास्ट तक करेंगे तो क्या होगा, जिस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा उस दिन आपका भी पूरा सिलेबस इसी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। 30 मिनट्स के वॉइस नोट्स में आप पूरा फिजिक्स सेंड कर देंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन ये बोलने जितना ईजी नहीं है, ट्राय करो। आता भारी वाटतं आपल्याला, उद्या पाठवू लगेच, बट रोज वॉइस नोट सेंड करते टाइम जैसे सिलेबस ऐड होता जाएगा, रिवाइज करना ज़्यादा पड़ेगा, बोलना ज़्यादा पड़ेगा, मग जीवावर येतं, कळालं ना। मग हळूहळू तो प्रकार बंद होतो, ज्यांचा बंद होतो ते बंद होतं, कळालं ना। तो अभी आपको क्या करना है, कल के 5, आज के 5, 10 फॉर्मूले, उसके डायमेंशंस प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड कल से फिर हम इन सब के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, क्लियर है, ठीक है। पीडीएफ नोट चाहिए इसकी, तो
कल भी आज की तरह प्रिपेयर करके आओ। आज इंडिविजुअल रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना अच्छा प्रिपरेशन किया था सब लोगों ने। ठीक है, अगर ऐसे